सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो छात्र एमपी सुपर 100 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो देख लिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो देखे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। आप पुराने वीडियो देखें, वहाँ पर छात्रों के कमेंट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो बोलते हैं वो एकदम करेक्ट बोलते हैं, उसमें कोई लीपापोती नहीं होती है। हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं और हमारे नोट्स से सभी प्रश्न आते हैं और पुराने वीडियो से जब प्रश्न आते हैं तो हमारे अलावा कोई प्रमाण भी नहीं दे पाता है कि हमारे वीडियो से प्रश्न आए हैं, क्योंकि हमारे वीडियो से आते हैं तो हम आपको प्रमाण भी देते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम संपूर्ण बैच लेकर के आए हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो देखें। तो देखिए, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला पार्ट है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है और हमारे जवाब देने से पहले आप भी जवाब दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि दूध को गर्मियों में खुला छोड़ देने पर क्या होता है। यदि हम दूध को गर्मियों में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि दूध खट्टा हो जाता है। तो ये खट्टा क्यों होता है वही आपसे पूछा गया है। तो इससे अन्य प्रश्न कैसे बनेंगे कि दूध खट्टा हो जाता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। किस कारण? रासायनिक परिवर्तन से। तो अपने आसपास मेरे बच्चों बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। किसी भी पदार्थ का जलना और रंग परिवर्तन खुला छोड़ देने पर क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे देने से पहले आप भी दे सकते हैं। तो दूध को गर्मियों में खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अब खट्टा क्यों हो जाता है? खट्टा हो जाता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जैसे दूध से दही बनना, जंग लगना, किसी भी पदार्थ का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, एक तो देखो ये दूध से दही बनना, दूसरा हमने बोल दिया जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का दहन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और किसी भी पदार्थ का रंग बदल जाए तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ये 4 प्रकार के रासायनिक हमने परिवर्तन आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आ गई है। आपसे यहाँ पर जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, हर बार ये पेपर में आता रहता है। तो Fe2O3, ठीक है, और इंटू XH2O, ठीक, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। आर्द्र, तो आर्द्र माने वातावरण में आर्द्रता हो, पानी हो, वाष्प हो, तो देखिए ये आर्द्रता हो गई आपकी। वायु में खुला छोड़ दिया तो वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है, आप सभी को पता है, तो ये ऑक्सीजन हो गई। और ये आपने लोहे का बर्तन जो है हवा में खुला छोड़ दिया है। तो ये जंग का रासायनिक सूत्र अच्छे से याद कर लो, Fe2O3XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि अंगूर का किण्वन होने पर क्या बनता है। जो अंगूर है, अंगूर का किण्वन होता है तो इससे क्या बनता है? इससे एल्कोहल बनता है। तो आप जो बियर पीते हैं, देखिए आप जो बियर पीते हैं, आप जो दारू बोलो या शराब बोलो, ठीक है, आप जो रम पीते हैं, आप नहीं, कोई व्यक्ति पीते हैं, तो इन सभी में क्या होता है? इन सभी में मेरे बच्चों क्या होता है? एल्कोहल होता है। अब पेपर में आपसे वो एल्कोहल का सूत्र भी पूछते हैं। तो एल्कोहल का सूत्र याद कर लो, C2H5OH, ये एल्कोहल का सूत्र पेपर में पूछा जाता है। जितनी भी दारू होती है, शराब होती है, सब में क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनाएंगे कि अंगूर का किण्वन होने पर, मक्का के दानों का किण्वन होने पर, या गन्ने के रस का किण्वन होने पर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। हमने आपको इस प्रश्न का आंसर 3 प्रकार से दे दिया। एक भी प्रश्न आउट नहीं होगा यदि आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं तो।
अब आपके सामने प्रश्न है कि भोजन पकाने की प्रक्रिया किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। समझो, अब भोजन पक रहा है तो दहन हो रहा है। दहन हो रहा है माने कि वो जल रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि दहन होना या किसी भी वस्तु का जलना, इस क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भोजन पकना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्यों है, समझो इस बात को। रासायनिक परिवर्तन मेरे बच्चों क्या होते हैं? जब कोई ए पदार्थ बी में बदल जाता है और वापस से बी से ए नहीं बने। ठीक है, तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो माने अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन पाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा आप जो भोजन खाते हैं तो आपका शरीर गर्म नहीं है। अभी देखो, आपका गर्म शरीर है, क्यों है? भोजन के पचने से आपके अंदर भी अग्नि जल रही है आपके पेट में, तब आपका शरीर गर्म है। तो भोजन का पाचन जो है कैसा परिवर्तन है? भोजन का पाचन आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि सांस लेने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? सांस लेने की प्रक्रिया में ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? देखिए, आपने सांस ली, सांस में आपने ऑक्सीजन गैस ली, आपकी सांस फेफड़ों में कोशिकाओं के द्वारा गई, कोशिकाओं के ग्लूकोज के पास, तो C6H12O6, ठीक, ग्लूकोज के पास गई। इसे बोलते हैं हम श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकाओं में होने वाला श्वसन। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकालते हो और आपके अंदर जो ऊष्मा बन रही है 38 एटीपी की ऊष्मा बन रही है। ठीक है, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया कैसी है? एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रख लो, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या बनता है? रासायनिक परिवर्तन होने पर एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर एक नया पदार्थ बनता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम होता है, इसको आपने जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ चलता है, क्या बनता है आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कैसी लौ दिखाई देती है? तो इसमें चमकीली सफ़ेद लौ दिखाई देती है यदि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। आपने दीपावली पर फुलझड़ी जो होती है, अनार जो होती है, अनार होते हैं, फुलझड़ियाँ होती हैं, ये सभी कैसे बनी होती हैं? ये सभी जो है आपकी मैग्नीशियम से बनी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, आप स्प्रिट लैंप से भी जला सकते हैं, बर्नर से भी जलाते हैं, अ, आप चाहो तो मोमबत्ती से भी जला सकते हैं, माचिस की तीली से भी जला सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि इनका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम रिबन जलाने के बाद बनने वाला पाउडर किस रंग का होता है? तो यह आपका सफ़ेद रंग का होता है, आपने स्कूल में प्रयोग किया होगा। मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले उसे किससे साफ किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले उसे रेतमाल से साफ किया जाता है।
उसे रेतमाल होती है। क्या होती है? रेतमाल। एक दरदरा पदार्थ होता है, उसे रेतमाल बोलते हैं, उससे इसे साफ किया जाता है, जिससे उसके ऊपर जमी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है हट जाए। ठीक है, ये परत जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जलने में रुकावट पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रबर को जलाने से पहले इसको रेतमाल से साफ किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या अधिक पदार्थों से नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसलिए आपका इसका सी आंसर सही है। आपका अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम के दहन का उत्पाद किस बर्तन में इकट्ठा किया जाता है? आपने स्कूल में प्रयोग किया होगा। आपके स्कूल में जो बाच गिलास होते हैं, आपके स्कूल में जो बाच गिलास होते हैं, तो उसमें जो देखो क्या होता है, आप ये है मैग्नीशियम रबर, इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये जलने लगता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं, आप बाच गिलास में इसको इकट्ठा करते हैं। इससे फिर लिटमस पेपर से प्रयोग करेंगे कि यह अम्लीय है या क्षारीय। तो आप सभी को पता है यह कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। तो बाच गिलास आपने देखा होगा, ये कांच का एक बर्तन होता है छोटा सा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न हमारा समझ में आया है। शब्द समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के बीच किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो अभी अपन ने बहुत सारे समीकरण देखे। ए कोई अभिकारक हो सकता है, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ए कोई बी बन गया, या फिर इस प्रकार से भी होता है, ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाते हैं, सी प्लस डी बनाते हैं। तो जो चिन्ह दिख रहा है आपको, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारक जो होते हैं, अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, देखिए आप अभी अपन ने देखा था, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये तीर का चिन्ह है, तीर के चिन्ह के पहले ये होता है LHS लेफ्ट तरफ, ये होता है RHS राइट। तो जो बाएं तरफ के पदार्थ होते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? अभिकारक बोल दो, क्रियाकारक बोल दो, रिएक्टेंट बोल दो। ठीक है, आपकी इच्छा है। दाएं तरफ जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं, उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक समीकरणों में उत्पादों को किस ओर लिखा जाता है? उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में प्लस चिन्ह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्लस चिन्ह का उपयोग दो पदार्थों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लस चिन्ह का उपयोग दो पदार्थों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका उदाहरण है बताइए? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या किसका उदाहरण? तो ये रासायनिक समीकरण का उदाहरण। कारण यह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से दोबारा हम मैग्नीशियम नहीं बना सकते, ऑक्सीजन नहीं बना सकते। जब रासायनिक परिवर्तन वो होता है मेरे बच्चों, यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा पदार्थ है, ए से कोई बी बन गया और बी से पुनः ए ना बना, ऐसे दूध है होता है, ये दही होता है, दूध से दही बन गया, दही से दोबारा हम दूध नहीं बना पाते हैं, तो वो भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जब आप उत्पाद से पुनः प्रोडक्ट ए नहीं बना पाएंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वो होता है जब ए से बी बना दें, बी से ए बना दें। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं, पानी जमा दिया तो बर्फ बन गई, बर्फ को आपने गर्म कर दिया, थोड़ा सा रखने दिया, बर्फ से पानी बन जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण किसे दर्शाता है? तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। यदि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर
परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे कि उदाहरण की बात कर लेते हैं, आपको बहुत सारे इस प्रकार से मिलेंगे। ए बी है, ए बी मिलकर के सी बनाते हैं। यदि सी उगे 3, तो इधर तो देखिए 2 ही हैं, तो इसमें से आप किसी को आप 2 कर दो, तो 2 ए और ए बी मिलकर के कितने होगा 3। अब ये आपका हो गया बैलेंस। इस प्रकार से आपको बैलेंस करना होगा। यदि इस प्रकार इधर 5 सी होता, इधर बैलेंस करना होता, तो यहाँ आप 3 लगा देते, 3 2 5, इधर 5 इधर 5। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है संतुलित समीकरण। प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। संरक्षण माना होता है ना तो कोई पदार्थ बने ना ही कोई पदार्थ नष्ट हो। माने द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमें फॉलो करने के लिए हमें समीकरण संतुलित करना होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि वैज्ञानिक कह चुके हैं कि इस संसार में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। हम या आप किसी भी पदार्थ को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ जो है उसका अपन रूप बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? रूप बदल सकते हैं, आप नया नहीं बना पाओगे। प्रश्न है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलती है? देखिए, ये आपका है जिंक और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्रिया होती है, तो जिंक जो है मेरे बच्चों एक क्रिया कर लेता है SO4 से, तो आपका क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और आपकी बची हाइड्रोजन गैस ये निकल जाएगी। यही पेपर में आपसे पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। जे आपका जिंक सल्फेट और जे आपका हाइड्रोजन। किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन माने होता है कोई व्यक्ति या कोई तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? हटा देता है। हटा देता है माने होता है विस्थापित कर देता है, माने भगा देता है। क्या कर देता है? हटा देता है, विस्थापित कर देता है, भगा देता है। तो देखिए, ये है आपका H2SO4। तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को भगा दिया, चलो यहाँ से, और खुद बैठ गया। माने 2 कुर्सी होती है, एक कुर्सी पे एक टेबल होती है, एक कोई मेरे बच्चों एक टेबल है। ठीक है, अब यहाँ बैठा है हाइड्रोजन और यहाँ बैठा है SO4। समझना बात? जिंक आई, हाइड्रोजन से कहा हट जाओ। जब यहाँ से जिंक हाइड्रोजन हटा दिया और जिंक यहाँ आके खुद बैठ गया, अब क्या बचेगा? देखो SO4, ZnSO4, और हाइड्रोजन को उसने हटा दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ZnSO4 का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट। आप हमेशा याद कर लो, SO4 को सल्फेट कहते हैं। अब ने कहा एक किसका नाम है, क्या बोलेंगे? ये सल्फेट है, ये सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट बोलेंगे। हमने कहा कमेंट में जवाब दें, इसका नाम क्या है? K2SO4, इसका नाम क्या है बताइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या समान होना चाहिए? परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो आपके पेपर में क्या लिखा रहेगा? पॉइंट इस प्रकार से लिखा रहेगा कि यहाँ छप नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाए हम, इस प्रकार से था ये प्रश्न आपका, इस प्रकार से था। इसका नाम दिया गया 1.2। तो 1.2 अभिक्रिया का नाम क्या है? तो ये क्या है? मैग्नीशियम का दहन है। क्या है? मैग्नीशियम का दहन है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद माने प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो अभिक्रिया के बनने के बाद
अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ, तीर के बाद बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी।